Welcome to my channel Biohealth Academy students. Today we will continue our chapter 5 Principles of Inheritance and Variations. We have done terminology which is very useful now. So in continuation of this chapter. So now today's topic is Mendelism. Yeah, so why we call it Mendelism? So because it is all based on whatever work is done by Mendel. Yeah, so it is a great name. So then it is Gregor John Mendel. Yeah, so this is the big name. Gregor John Mendel. Actually, its name is John Mendel, but after so that Gregor was added. So his birth is 1822 to 18. Then he died in 1884. So this is the lifespan of Mendel. So he is also called as father of genetics. ठीक है. सो मेंडल को अपने लाइफ टाइम में नहीं मालूम था कि ही हैज़ डन सच ए ग्रेट वर्क. But when he died, after that, people recognize that he has done a great work in the breeding experiments. So to show how the characters are inherited from the one generation to other. So mother, he laid down the basis of inheritance. Yeah, so therefore, basis of genetics you can say. So that is why he was later on called as the father of genetics. It is after his death he was recognized. So then, so we'll do little about history of this scientist, great scientist. Yeah, so because sometimes a 2 marks question may come that so write few lines or so what is the contribution of Gregor John Mendel in the field of genetics. So that's why. So we are doing this and in the NEET examination also one or more questions may be there. So I will show you where the question is. Now he is born on 22nd July 1822 in the Silesian village जो ऑस्ट्रिया में था, बट नाउ इट इज द पार्ट ऑफ चेक रिपब्लिक. पहले ये ऑस्ट्रिया में था, अब चेक रिपब्लिक का पार्ट है. तो उसके बाद द मेंडल वाज बॉर्न इन गार्डनर्स फैमिली. एक माली की जो फैमिली है उसमें इसका बर्थ हुआ. फार्मर्स फैमिली कह लो आप, ठीक है. तो देन उसके बाद इसको जो है क्योंकि पुअर फैमिली थी तो लोकल स्कूल में भेजा गया. तो स्कूलिंग करने के बाद अपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही बिकेम मॉन्क इन ए लोकल मोनेस्ट्री. सो दैट इज एट द ब्रून. क्या सो जो आज ब्रनो बोलते हैं उसको चेक रिपब्लिक में. सो इट इज कॉल्ड एज अ ब्रनो. ठीक है, तब ब्रून में था ये. ठीक है, तो मॉन्क जो जहाँ पे मोनेस्ट्री में बना. उसके बाद ही बिकेम प्रीस्ट ऑल्सो. मॉन्क के अगली जो उपाधि है सो इट इज प्रीस्ट. देन वहाँ पे जो मोनेस्ट्री के मैनेजमेंट में थे, उन्होंने देखा कि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी वो है इंटरेस्ट रखता है साइंस में. तो उन्होंने उसको हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में भेजा. ठीक है, सो जहाँ पे उन्होंने बॉटनी एंड फिजिक्स में आ गया अपनी हायर स्टडीज़ की. देन ही केम बैक टू द मोनेस्ट्री एंड वहाँ पे वो फिर आके मैथ एंड साइंस के टीचर बन गए. एंड देयर ही वर्क फॉर द 14 years. ठीक है, सो 14 years जो है उसके तब तक उन्होंने काम किया वहाँ पे. और क्योंकि वो गार्डनर्स फैमिली में पैदा हुए थे तो एक इंटरेस्ट वो था पौधों के लिए. और दूसरा वो बॉटनी एंड फिजिक्स में भी काम कर लिया था. जब फिजिक्स पढ़ी तो फिर स्टैट्स भी आता है, मैथ भी आता है, तो ये सब में वो माहिर हो गए. तो देन जो मोनेस्ट्री का गार्डन था वहाँ पे गार्डन में ब्यूटिफिकेशन के लिए गार्डन पी लगाए जाते हैं. ये एक तो हम मटर खाते हैं जो लेथरस ऑडोरेटस होता है, ठीक है, तो वो स्वीट पी कहलाता है. पर ये जो गार्डन पी है जिसका नाम है पाइजम स्टाइवम. तो ये पाइजम स्टाइवम आपको पता है कि स्पीशीज का नेम स्मॉल लेटर से लिखना और जीनस का नेम कैपिटल से लिखना और अंडरलाइन भी करना है. तो ये पाइजम स्टाइवम याद रखना है, ये मेंडल का पी प्लांट है. तो ये गार्डन में उनको बहुत फैसिनेट करता था. ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, बड़े कलरफुल फ्लावर्स होते हैं इसके. तो देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग जो है वो इसकी करवानी शुरू कर दी. जो भी एक्सपेरिमेंट मतलब उनका मोटिव क्या था, करना क्या चाहते थे, वो देखना क्या चाहते थे. सो ही वांटेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर. सो हम लोगों ने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन की है, दैट इज प्रोसीजर. ठीक है, सो कि भी देखना चाहते हैं कि हु कैरीज द कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर. ठीक है, तो दैट इज द बिग क्वेश्चन. सो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन इन हिज माइंड. तो फिर उन्होंने 1856 से लेके 1863 तक 7 years. तो ये आपका नीट का क्वेश्चन है. 1856 से लेके 1863 7 years तक उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ के पाइजम स्टाइवम की अलग अलग जनरेशन्स के ऊपर काम किया. कहीं क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, कहीं सेल्फ ब्रीडिंग करवाई.
तो अब उनका जो मेन रीज़न ऑफ सक्सेस रहा वो ये रहा कि उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशंस की उनको रिकॉर्ड किया। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद फिर एनालाइज किया उनको। हर चीज़ देखो जो रिसर्च होती है उसमें पहले ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। आजकल कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो हमारा एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग स्टैट्स यूज़ करते हैं। आज तो हर रिसर्च में कंपलसरी है स्टैट्स यूज़ करना। तो तब आप सोचो कि 1856 में है सो, तो उस साइंटिस्ट ने स्टैट्स यूज़ किया। तो एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाए उन्होंने, और अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो फाइंड आउट किए। तो आज उन रिजल्ट्स को हम लोग लॉज बोलते हैं, लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, तो बड़े पॉपुलर हैं लॉज हैं। सो देयर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल, तो हम लोग करेंगे आगे चैप्टर में। तो अब बारी थी कि इन जो रिजल्ट्स आए हैं उनको पब्लिश किया जाए। तो पब्लिश कहाँ करवाया उन्होंने, उनकी अप्रोच कहाँ तक थे? एक प्रीस्ट थे वो, एक उसके मोनेस्ट्री के, तो कहाँ तक अप्रोच होएगी? तो एक लोकल मैगजीन, ठीक है, लोकल मैगजीन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी वहाँ पे। ठीक है, तो उस सोसाइटी का एक मैगजीन था, तो एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रून, तो उसमें उन्होंने पब्लिश करवा दिया। अब वो तो एक इलिटरेट लोग भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड वाले लोग तो बहुत कम थे। तो किसी को उनकी बात जो है समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, व्हाट ही वाज सेइंग। तो इसलिए ही डाइड इन 1884 विदाउट नोइंग, सो दैट ही हैज़ डन ए ग्रेट वर्क। पर लोगों ने उनको लाइफ टाइम में उनके रिकॉग्नाइज नहीं किया, बाद में रिकॉग्नाइज किया। तो पर ही डाइड विदाउट नोइंग दैट ही विल बी कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स लेटर ऑन। तो ये थी उनकी हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब हम करेंगे कि मेंडल ने जो पाइजम स्टाइवम लिया, तो उस प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया और उसके कौन कौन से करेक्टर्स जो है उन्होंने चूज किए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंड टॉपिक जो है व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मतलब फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स है उनके लिए उन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, जिसको हमने पाइजम स्टाइवम बोला। ठीक है, सो ये नाम जो है याद रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। सो गार्डन पी। ओके, तो इसको क्यों सेलेक्ट किया? देखो जेनेटिक्स में आगे भी हम लोग करेंगे। साइंटिस्ट एक उन्होंने फ्लाई को लिया था, ड्रोसोफिला को, एज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक्स में किसी भी जो मटेरियल को एक्सपेरिमेंटली यूज़ करना, तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिसाइडेड है कि ये होने चाहिए उसमें। तो अब सबसे पहले तो जो भी आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेते हो उसका लाइफ स्पैन जो है प्लांट का या एनिमल का शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, सो वो शॉर्ट होना चाहिए, लाइफ स्पैन सो शॉर्ट होना चाहिए। अब ये जो हमारा पी प्लांट है उसके ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल है। कैसे है कि ये एनुअल प्लांट है। ठीक है, एनुअल प्लांट वो होता है जो अपना जो है 1-2 महीने में ही अपना लाइफ स्पैन जो है पूरा कर लेता है, मतलब पूरा फ्लावरिंग आके सीड्स बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो देन अपनी अगली जनरेशन जो है मतलब पैदा कर लेता है। तो ये एनुअल प्लांट है, 2-3 महीने जो है सो इसको लगते हैं सिर्फ। तो इसका क्या फ़ायदा है एक साइंटिस्ट को ये फ़ायदा होता है कि अगर लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो वो अपने 2-3 सालों में इस प्लांट की जो भी एनिमल अगर कोई लेता है तो उसकी कई जनरेशन्स को स्टडी कर सकता है। तो जब तक देखो बहुत सारी जनरेशन्स को स्टडी नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी साइंटिस्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। मतलब किसी एनालिसिस को करने के लिए, रिजल्ट्स को लाने के लिए बहुत सारी जनरेशन्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि कोई साइंटिस्ट ह्यूमन बीइंग को चुनता है, तो ह्यूमन बीइंग जो है उसमें अगर मान लो कि ये फाइंड आउट करना हो कि एक डिजीज़ है हीमोफीलिया, तो वो आगे ट्रांसमिट जो है वो कैसे होती है, इनहेरिटेंस उसकी देखनी है। तो अब वो एक बच्चा पैदा हुआ पेरेंट्स का, तो अब उसको वेट करना पड़ेगा 20 ईयर्स के लिए या 25 ईयर्स के लिए, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, शादी की उम्र नहीं हो जाती उसकी। उसके बाद फिर उसकी शादी होगी तो बच्चे पैदा होंगे। तो अब साइंटिस्ट तो 25 साल और बूढ़ा हो गया। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स में ये दिक्कत आती है। तो हम लोग जो है कोई भी साइंटिस्ट जो अपने 2-3 साल में जो स्टडी करना चाहता है उसके लिए शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला इंडिविजुअल ही चुनता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो मेंडल ने पाइजम स्टाइवम को चुना, तो दैट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से। तो सेकंड होता है कि भी उस प्लांट या एनिमल की आगे जो प्रोजेनी है वो ज़्यादा सारे इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग्स जो है उनका नंबर ज़्यादा हो। जब कोई भी जनरेशन आए तो प्रोजेनी, जैसे ह्यूमन बींग्स में 1 या 2 बच्चे ही पैदा होते हैं,
ठीक है। तो वेरिएशन, अगर एक ही बच्चा पैदा हुआ तो वेरिएशन क्या स्टडी करेगा साइंटिस्ट। तो इसलिए जैसे अब पी प्लांट है, तो पी प्लांट में जो फलियां लगती हैं, मटर लगते हैं जो, ठीक है, सो पॉड्स जो लगती हैं, तो उनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, सो मैनी सीड्स होते हैं उसमें। तो एक जो प्लांट है, ठीक है, सो एक प्लांट है जो वन प्लांट मतलब, तो वो तो थाउजेंड्स में प्रोड्यूस करेगा सीड्स को, ठीक है, थाउजेंड्स में जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे। अब सीड्स क्या है, उसकी प्रोजेनी तो है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं वही तो है। तो अगर आप मान लो, चलो हम लोग ले लेते हैं कि 100 सीड्स आए हमारे पास, तो आपने 100 सीड्स को गमलों में लगा दिया, तो आपके पास 100 प्लांट्स आ गए, मतलब आपस में क्या है, ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, वो एक ही पेरेंट के सिबलिंग्स हैं। तो इसका मतलब हम लोग कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, और क्या क्या चेंजेस हैं सिबलिंग्स में, आपस में वेरिएशंस क्या है, वो बड़े आसानी से स्टडी की जा सकती हैं। सो व्हेन देयर इज प्रोजेनी इज लार्ज। तो पी प्लांट में ये पॉइंट जो है कि प्रोजेनी जो है वो ज़्यादा है। फिर तीसरा पॉइंट होता है कि जो भी आप प्लांट्स एनिमल लेते हो तो उसको रियर करना, मतलब पालना आसान होना चाहिए, ठीक है। तो पी प्लांट जो है वो उसको प्लांट को, ये जो पी प्लांट है इसको बहुत ईजिली, ठीक है, सो इजी टू ग्रो, ठीक है, इजी टू ग्रो, इसको जमीन में उगाना, मैनेज करना, अपने गमलों में लगाना, कहीं पे भी लगा लो वहाँ पे उग जाता है ये, ठीक है, सो वेरी इजी। अच्छा, तो अब इसका कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जैसे मान लो कि ये सर्दियों के दिनों में मटर आते हैं, ठीक है, मान लो, तो पर आप अगर इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लेते हो तो आप एक साल में लगातार इसकी कई जनरेशन ले सकते हो। ऐसे नहीं कि अगली बार भी आपको विंटर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल कर लो कंडीशंस को, तो उसमें आप लगा सकते हो, इसको सारा साल ही उगा सकते हो। तो एक साल में कितनी 4 जनरेशन को स्टडी कर लिया साइंटिस्ट ने, तो कंक्लूजन पे आ जाएगा किसी ना किसी। अब सो इसके बाद है कि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने की वजह से इसमें सेल्फ जो ब्रीडिंग है, ठीक है, सो सेल्फ पॉलिनेशन कह लो आप, वो तो अक्सर होती है इसमें, ठीक है। अगर किसी ने कोई रिजल्ट्स जो सेल्फ ब्रीडिंग के देखने हो तो वो तो इसमें होती ही होती है। पर अगर हम चाहें तो हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग अपनी मतलब कंट्रोल करके इसकी पॉलिनेशन को, तो हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। मेंडल ने यही किया इसमें, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सो एक प्लांट को मेल बनाना पड़ेगा और एक को फीमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल है ना, तो जिसको मेल बनाना है तो उसमें से फीमेल पार्ट को रिमूव कर दो, और जिसको फीमेल बनाना है उसको उसका मेल पार्ट रिमूव कर दो। और मेल पार्ट क्या है, स्टेमन्स, एंड फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टिल, ठीक है। तो रिमूव कर दोगे तो मेल एंड फीमेल बन जाएंगे। तो आप अपनी मर्जी से पॉलन ग्रेन्स लेके ब्रश पे और लगा दोगे, वो आगे टेक्निक हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसका, ठीक है। सो कि इसको कंट्रोल्ड, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड ब्रीडिंग पॉसिबल है, ठीक है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग सो इज पॉसिबल। तो ये हो गया इसका। सो एक पॉइंट जो है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट। अब अगला पॉइंट जो है हमारा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि जिसको भी देखो चूज करना है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए। हम लोगों ने ट्रेड वर्ड किया था करेक्टर, और करेक्टर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। तो ट्रेड्स जो है वो बड़े कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए। अब मेंडल ने सबसे पहले तो 34 पेयर्स जो है, सो वराइटीज की जो है, वराइटीज जो है पी प्लांट की चूज की थी। तो फिर उनमें से हटा दिया जिनके कॉन्ट्रास्टिंग ज़्यादा नहीं थे, तो फिर 22 पे आ गया वो। 22 से भी उसने 7 पेयर्स जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के चुने, ठीक है, 34 से 22, 22 से 7, मतलब फाइनली जो उन्होंने काम किया वो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पे किया। मैं 7 करेक्टर्स आप कह सकते हो, 7 करेक्टर्स हैं। अब करेक्टर्स के आगे क्या होते हैं, ठीक है, करेक्टर्स के ट्रेड्स होते हैं। तो देन अब मान लो टॉल है और डवाफ है, ठीक है, टॉल एंड डवाफ, तो ये एक पेयर बन गया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का एक पेयर बन गया। तो इस तरह से 7 ट्रेड्स के पेयर्स जो है उन्होंने सो चूज किए। तो इसमें इस प्लांट में ये खासियत थी कि उसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे, मतलब इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ठीक है। सो अगला होता है कि अगर आपने कई जनरेशंस को स्टडी करना है तो जो अगली जनरेशन आए वो फर्टाइल होनी चाहिए, जो हाइब्रिड्स पैदा होंगे तो वो फर्टाइल होने चाहिए। तो इसमें ऐसा था कि जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हुए, जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को जब हमने क्रॉस ब्रीड किया तो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हुए, तो दे वर फर्टाइल, ठीक है। तो उसमें F1 जनरेशन आ गई, हम लोगों ने किया था ना F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन।
तो F1 में जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस किया तो F1 आ गई, F1 को आपस में क्रॉस किया तो F2 आ गई, F2 को क्रॉस किया तो F3 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हाइब्रिड जो प्रोड्यूस हुए वो क्या थे, फर्टाइल थे। तो दीज वर द रीजंस। अगर आज की हम लोग अपनी नॉलेज जो है इसमें ऐड करें, ठीक है, मेंडल को जो मैं पॉइंट लिखने वाली हूँ मेंडल को नहीं मालूम था, कोई जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में मेंडल को तब नहीं मालूम था बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर मैं आज का ऐड करूँ तो इस पी प्लांट में 2 एंड नंबर 14 है, ठीक है, 2 एंड नंबर 14, दैट इज 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी दैम, ठीक है। आज अगर हम स्टडी करें तो इट इज़ वेरी इजी, शॉर्ट मतलब लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आसान होता है स्टडी करना, वो थोड़े साइज में भी फिर बड़े होते हैं। तो ये एक सो आप लोग 6 पॉइंट्स जो है ये कह सकते हैं वाई मेंडल सेलेक्टेड द सो पी प्लांट। अब इसके बाद आगे के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हम लोगों ने बोले हैं 7 उन्होंने सेलेक्ट किए, तो वो कौन कौन से ट्रेड्स थे, ठीक है। सो जो लिए पाइजम्स टाइप के, ठीक है, तो वो अभी सो हम लोग लिखते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो मैंने फाइनली चूज की है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करेक्टर, ठीक है, यहाँ पे करेक्टर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है जी। तो अब जो करेक्टर है सो पहला वो है हाइट ऑफ द पी प्लांट, ठीक है, हाइट ऑफ द पी प्लांट। इसमें जो डोमिनेंट करेक्टर है वो है टॉल, जिसकी हम जीन लेते हैं कैपिटल टी, एंड दिस इज ड्वार्फ एंड इट इज स्मॉल टी। आपने जो डोमिनेंट करेक्टर के लिए सिंबल लिया, ठीक है, उसी का ही आपने यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट लेना है। तो ड्वार्फ, अब इसकी हाइट कितनी है, सो 100 to 200 सेंटीमीटर्स, एंड इसकी हाइट है 22 to 44 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बोना, ठीक है, जो बोना हो। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आ गए, मतलब बीच वाला कोई नहीं है, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ऑपोजिट। अब सेकंड जो है वो है शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। अब है राउंड कैपिटल आर एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या है, स्मॉल आर। आप लोग ना इसकी बहुत अच्छी पिक्चर जो है एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप आई थिंक 70 पेज नंबर है, उस पर आप देख लेना, तो इसको साथ साथ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, कलरफुल पिक्चर है। तो उसके बाद है कलर ऑफ सीड कह लो या कॉटिलिडन्स कह लो, ठीक है। इसके अंदर जो कॉटिलिडन्स होते हैं, यू आर नाउ फेमिलियर विद दिस वर्ड कॉटिलिडन्स, तो उसका कलर क्या है, सो इट इज येलो, डोमिनेंट है कैपिटल वाई, एंड ग्रीन इज रिसेसिव करेक्टर, येलो एंड ग्रीन। उसके बाद फोर्थ है पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो ये है एक्सिलरी पोजीशन। एक्सिलरी क्या होती है कि जैसे ये मान लो स्टेम है और ये लीफ है, तो यहाँ से एक्सिल, पत्ते की जो एक्सिल है वहाँ से, ठीक है, सो फ्लावर जो है निकल रहा है, तो एक्सिलरी, सो इट इज कैपिटल ए। एंड टर्मिनल, अब टर्मिनल के लिए टी नहीं ले लेना, हमने स्मॉल ए लेना है, ठीक है, एक्सिलरी, सो एंड टर्मिनल। उसके बाद आगे हम लोग शेप ऑफ पॉड, पॉड मतलब फली, ठीक है, उसकी शेप। अब वो शेप जो है इनफ्लेटेड, मतलब फुली हुई, जैसे हम लोग मटर अपने घर में लाते हैं, तो आपने देखा है कि इस तरह से, ठीक है, यहाँ से पूरी फली जो है इस तरह से होती है, मटर होते हैं उसमें, सो इट इज इनफ्लेटेड, और इसका है कैपिटल आई। अब कई बार फली ऐसे भी होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड सी, अंदर सीड्स जो है वो थोड़े मुरझा जाते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कॉन्स्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं, सो इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो इट इज स्मॉल आई। देन इज कलर ऑफ पॉड, ये जो कलर है पॉड का, ठीक है, सो ये अब इसके बिल्कुल रिवर्स है, यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट है एंड इट इज कैपिटल जी, एंड येलो इज रिसेसिव, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल जी। अब आगे हम लोग लास्ट कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, तो वॉयलेट, पर्पल कह सकते हो, कैपिटल वी, एंड वाइट रिसेसिव है, स्मॉल वी। पर्पल लेते हो तो कैपिटल पी लिख सकते हो एंड स्मॉल पी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो बहुत जरूरी है आपको याद करने, ठीक है। कौन कौन से हैं? सो हाइट ऑफ द प्लांट हो गया, सो टॉल एंड वाफ, शेप ऑफ द सीड, हमने जो अलील्स हैं इनकी, सो उनके भी सिंबल्स जो है लिख लिए हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है। शेप ऑफ द, जो मतलब जो जीन्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अलील्स, हम लोगों ने डेफिनेशन की थी इफ यू रिमेंबर। द शेप ऑफ द सीड राउंड एंड रिंकल्ड, then color of the seed yellow and green, then flower position axillary and terminal, then shape of the, so shape of a pod, yeah, so that is inflated and constricted, then color of the pod बिल्कुल opposite है इसके, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो color of the, so flower violet and white, तो ये हो गए हमारे 7 contrasting traits।